हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। लास्ट क्लास में हमने हमारे चैप्टर डिस्कवरिंग ट्रुथ सागा कंटिन्यूस को पूरा एक्सप्लेनेशन उसका पार्ट कवर किया था और समझा था चैप्टर को। आज हम इसकी समरी कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स कवर करने वाले। सो लेट्स बिगिन। समरी. Discovering Tut, the saga continues, is a chapter that gives us an in-depth insight of Tutankhamun, the last ruler of powerful pharaoh dynasty in Egypt. तो जो चैप्टर है The Discovering Tut, the saga continues, ये हमको क्या देता है? एक in-depth, बिल्कुल डीप में नॉलेज देता है टूटनखामुन नाम के इस फारो का। फारो का मतलब किंग। इजिप्ट में फारो को किंग कहते हैं। तो इसके बारे में हमको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है और इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। और ये जो टूटनखामुन है, ये लास्ट रूलर था अपनी पावरफुल डायनेस्टी का। दैट मीन्स इनके जो फोर फादर्स, जो इनके पूर्वज थे, इन्होंने कई सालों तक वहाँ पे राज किया। एंड उसके बाद ये जो टूटनखामुन, जो किंग टुट थे, फारो टुट थे, ये अपने डायनेस्टी के, अपने पूरे वंश के आखिरी रूलर थे। इसके बाद इनकी डायनेस्टी खत्म, इनका वंश खत्म। He was a teenager when he died and his death was a mystery. वो एक टीनेजर थे जब उनकी डेथ हुई थी। 11 ईयर्स की एज में किंग बने थे और 18 या 19 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। और उनकी जो डेथ है वो एक मिस्ट्री थी, यानी कि एक रहस्य थी। कैसे डेथ हुई किसी को नहीं पता चला। Some speculated that he was murdered. कुछ लोगों ने स्पेकुलेशन किया, यानी अनुमान लगाया कि शायद उनका मर्डर हो गया। He ruled in Egypt and its empire for centuries. In 1992, his tomb was discovered by हार्वर्ड कार्टर, अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। तो इन्होंने 9 साल तक अपने इजिप्ट कंट्री में इन्होंने रूल किया। और हार्वर्ड कार्टर नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट, एक हिस्टोरियन ने इनकी टूम को, इनके मकबरे को 1922 में क्या किया? डिस्कवर किया, यानी ढूंढ निकाला। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनको स्टडी करनी थी उसकी बॉडी को, और सारे जो रहस्य हैं, सारी जो मिस्ट्रीज हैं इनकी डेथ से रिलेटेड, वो पता करने थे। After 80 years, he was taken from his resting place for CT scan, which offers to solve the mystery of his life and death by creating a forensic reconstruction. तो 80 साल बाद, इनकी डेथ के 80 साल बाद, मिस्टर हार्वर्ड कार्टर ने इनको इनके कॉफिन में से, इनके गोल्ड के कॉफिन, आई वुड रादर से, सोने के कॉफिन में से निकाला और सिटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी मशीन के थ्रू पास कराई। सिटी स्कैनिंग मशीन क्या होती है? एक बड़ी सी मशीन होती है जिसमें बॉडी जो होती है अंदर ग्लाइड करती हुई, कंटिन्यूसली जाती है, मूव करते हुए, जिसमें हेड फर्स्ट जाता है एंड देन पूरी बॉडी ग्रेजुअली अंदर जाती है। तो इस मशीन के थ्रू उसको पास कराया ताकि पूरी बॉडी के एक्सरेज निकल पाए और क्या हो पाए, पता पड़ पाए कि इनकी बॉडी में कैसी कोई चीज़ कुछ इन्वेस्टिगेशन में निकल जाए कि जो इनके मिस्ट्री को सॉल्व कर पाए, इनकी डेथ मिस्ट्री को। और फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि इसमें क्राइम ब्रांच भी थी, यानी कि वो लोग जो एक डेड बॉडी की डेथ के बाद उसकी बॉडी को स्टडी करते हैं, तो एक फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन टीम भी इसमें इन्वॉल्व थी। टुट्स फादर और ग्रैंडफादर आमेनहॉटेप III वाज वेरी पावरफुल फारो। अब टुट के जो फादर थे उनका नाम था आमेनहॉटेप III। ये या तो फादर थे या ग्रैंडफादर, किसी को पता नहीं है। हिस्टोरियंस ये पता लगा पाए हैं कि आमेनहॉटेप III नाम के कोई किंग थे जो बहुत पावरफुल फारो थे और 40 ईयर्स तक इन्होंने इजिप्ट में रूल किया। पर ये टुट के ग्रैंडफादर थे कि फादर, ये अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है। हु रूल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 40 ईयर्स, इन्होंने 40 ईयर्स तक रूल किया इजिप्ट में। किसने? आमेनहॉटेप III ने। हिज सन आमेनहॉटेप IV, अब इन्हीं का बेटा आमेनहॉटेप IV था, thrived him and began the strangest period in the history of Egypt. thrived him यानी कि आमेनहॉटेप III के डेथ के बाद, उसके बाद उनके बेटे ने थ्राइव किया, यानी आगे का राजपाट संभाला, उनकी थ्रोन संभाली। और जब आमेनहॉटेप IV आए रूल करने, तब बहुत स्ट्रेंजेस्ट पीरियड था पूरी इजिप्ट की हिस्ट्री में। बहुत अजीब समय निकला लोगों का वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी, कुछ अपने ऐसे एक्शंस किए जिसकी वजह से पूरी कंट्री हॉरिफाई हो गई, यानी डर गई। ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन, दैट इज द सन डिस्क। इन्होंने क्या किया? इनके 2 गॉड्स हुआ करते थे, एक थे आमुन और दूसरे थे एटन। अब जो आमुन थे वो किसकी वर्शिप करते थे? एयर एंड सन की। ही वॉज द गॉड ऑफ एयर एंड सन। लेकिन जो आर्टन थे वो किसकी प्रेयर करते थे? डिस्क ऑफ सन, यानी सिर्फ सन की पूजा करते थे। तो इन्होंने क्या किया? ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन, कि सब लोग आमुन की
वर्शिप ना करके एटन की वर्शिप करेंगे, इसी की ही पूजा करेंगे। और बोला कि और उन्होंने अपना नाम आमेनहॉटेप IV से आखेनाटिन कर दिया। अब इन्होंने अपना नाम क्यों चेंज किया? क्योंकि इस नाम में आखिरी में क्या लगा था, स्टार्टिंग में क्या लगा था, आमिन लगा था, और आमुन की पूजा करने के लिए इन्होंने मना कर दिया कि हम पूजा नहीं करेंगे, हम तो एटन की पूजा करेंगे। तो इसलिए इनके नाम, इस न्यू नेम के लास्ट में एटन आ रहा है, इसलिए इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया। और इनके नए नाम का मीनिंग क्या है? सर्वेंट ऑफ दी एथेंस। एथेंस के जो सर्वेंट यानी जो उनके भक्त हैं, उनकी ये पूजा करेंगे। He also moved the religious capital from Thebes to new city of Akhenaten called Amarna. तो इनका जो religious capital था वो पहले थीब्स था, वो भी इन्होंने चेंज करके कहाँ कर दिया? कहीं दूर कर दिया, और उस प्लेस का नाम था अमरना। Further, he attacked Amun. इन्होंने सब कुछ चेंज तो किया ही किया, आमुन एक भगवान को अटैक किया इन्होंने, यानी उनके सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और उनकी सारी इमेजेस, उनके सारे मूर्तिज, उनके आइडल्स को सबको खराब कर दिया इन्होंने। तो इन्होंने आमुन एक गॉड को क्या किया? इन्होंने अटैक किया एंड स्मैश दिस इमेजेस एंड क्लोज दिस टेम्पल्स। अनदर मिस्टीरियस रूलर सक्सीडेड हिम हु डाइड सून। अब ये जो थे कौन? आखेनाटिन, जिन्होंने अपना, ये जिनका न्यू नेम है, जिनका पहले का नाम था आमेनहॉटेप IV, ये जो थे लास्ट में वैकी हो गए, यानी जब इनका अंत समय आ गया तो थोड़े से दिमागी तौर पर डिस्टर्ब हो गए और इनकी डेथ हो गई। इसके बाद एक अजीब से एक स्ट्रेंज रूलर और आए। अब ये इनकी डायनेस्टी, इनके खानदान के थे कि नहीं थे ये किसी को पता नहीं, और इनका नाम था स्मेंखरे। ये आए, इन्होंने कुछ टाइम के लिए, बहुत कम समय के लिए वहाँ पे रूल किया, और ही लेफ्ट अ नो ट्रेस, यानी कि इनका कोई नामो निशान नहीं था, ये गायब हो गए वहाँ से, और फिर किसी को पता नहीं चला कि ये कहाँ गए। तो सबसे पहले कौन था? तो सबसे पहले थे आमेनहॉटेप III, जो कि ग्रैंडफादर या फादर थे किसके? किंग टुट के। फिर उसके बाद उनको सक्सीड किया, कौन थ्रोन ली, किसने राजगद्दी संभाली? आमेनहॉटेप IV ने, और उसने अपना नाम चेंज करके आखेनाटिन कर दिया था। उसके बाद एक अजीब से, एक स्ट्रेंज से, इनकी डायनेस्टी के नहीं थे, इनके खानदान के नहीं थे, एक और रूलर है जिनका नाम था स्मेंखरे। उन्होंने कुछ टाइम के लिए रूल किया और वो चले गए वहाँ से, एंड देन उसके बाद वो भी वहाँ से गायब होकर चले गए थे। नेक्स्ट टूटनखामुन ऑल्सो नोन एज टुट सैट ऑन द थ्रोन। तो अब इन स्मेंखरे के जाने के बाद अब कौन बैठा है गद्दी पे? अब थ्रोन किसने लिया है? टूटनखामुन, हु इज नोन एज किंग टुट, टुट के नाम से वो जाने जाते हैं। वो थ्रोन पर, यानी वो गद्दी पे बैठे, एंड रूल्ड फॉर 9 years। उन्होंने 9 साल राज किया। और वो कितने ईयर्स के थे जब वो किंग बने थे? ही वॉज 11 years old। ही वर्शिप्ड गॉड आमुन इन द ओल्ड वेज। तो इन्होंने क्या किया था? किंग टुट ने वही किया जो उसके पूर्वजों ने, जो चीज़ें पहले फिक्स की हुई थी, जो चीज़ें बनाई हुई थी, वही किया था। वो लोग पहले आमुन की पूजा करते थे, और फिर जब सेकेंडली कौन आया? आमेनहॉटेप IV आया, तो उसने आमुन की पूजा मना करके किसकी पूजा स्टार्ट करी? एटन की पूजा करी। लेकिन किंग टुट एक बहुत अच्छा रूलर था, उसने वापस सब कुछ वैसा ही किया जो पहले उसके ग्रैंडफादर या उनके फादर ने किया था। उन्होंने वापस से बोला कि एटन की पूजा नहीं होगी, आमुन की पूजा होगी, जैसे मेरे घर के पूर्वज, जो मेरे एंसेस्टर्स थे, वो करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वापस बोला कि मैं वर्शिप करूंगा आमुन को अपने पुराने तरीके से, इसलिए उन्होंने अपना नाम टूटनखामुन रखा। However he died mysteriously। यानी कौन? फिर टुट मिस्टीरियसली, यानी उसकी भी डेथ हो गई, किसी को पता नहीं चला कि इसके डेथ का क्या रहस्य है। When Tut's mummified body was discovered, he was laid with lots of gold, wealth and everyday items। तो जब टुट की जो ममीफाइड बॉडी है उसको जब ढूंढ निकाला, किसने ढूंढ निकाला? हार्वर्ड कार्टर ने 1922 में। तो उसकी बॉडी के साथ बहुत सारा क्या मिला? गोल्ड मिला, वेल्थ मिली, यानी कि सब महंगी महंगी चीज़ें मिली, और एवरीडे रोज़मर्रा के कुछ सामान मिले, जैसे कि ब्रॉन्ज का रेजर था, कुछ गेम्स थे, कुछ क्लोथ्स थे, केसेस ऑफ फूड थे और वाइन थे, ये सब मिला। और ये सब क्यों मिला? क्योंकि जो इजिप्शियंस है वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं, तो उन लोगों ने टुट की बॉडी के साथ ये सब चीज़ें भी रख दी, और सोचा कि जब उनकी सोल इस बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में जाएगी तो ये सब चीज़ें भी उनके साथ शायद वहाँ पर जाएंगी और काम आएंगी उन्हें। कार्टर डिस्कवर्ड हिम आफ्टर सर्चिंग फॉर मेनी ईयर्स। तो मिस्टर हार्वर्ड कार्टर जो थे, वो टुट की जो बॉडी है, जो ममीफाइड बॉडी है, उसको सालों से ढूंढ रहे थे, और फाइनली उनको 1922 में मिली।
After researching on the treasures, he decided to investigate his 3 nested coffins. तो कार्टर ने सबसे पहले उनके ट्रेजर्स, जो खजाना मिला था उसकी बॉडी के साथ, उसको पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, पूरा उसको समझा, और उसके बाद किस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, उसके 3 नेस्टेड कॉफिन पे। कॉफिन यानी कि उनके गोल्ड के जो कॉफिन से, एक सबसे बड़ा था, फिर थोड़ा छोटा और सबसे छोटा। तो पहले एक टुट की बॉडी उसमें थी, फिर उस पूरे कॉफिन को बड़े से कॉफिन में रखा, और फिर इस बड़े से कॉफिन को सबसे बड़े कॉफिन में रखा। फिर उसके जो पूरे गोल्ड का जो कॉफिन था उसको इन्वेस्टिगेट किया। किसने? मिस्टर हार्वर्ड कार्टर ने। His tomb was rock cut 26 feet underground, which had wall paintings. तो जो टूम्ब है, जो उनका मकबरा है, किसका? किंग टुट का, वो रॉक कट है, यानी कि पत्थरों को काट काट के बनाया गया है, एक छोटा सा रूम जैसा। और कहाँ है ये? 26 फीट अंडरग्राउंड, जमीन से 26 फीट नीचे है किंग टुट की टूम्ब। और उनका जो जहाँ पे टूम्ब है वहाँ पे जो वॉल्स है, जो 4 दीवारी हैं, वहाँ पे बहुत सारे म्यूरल्स यानी कई सारी पेंटिंग्स बनी हुई है किंग टुट से रिलेटेड। ऑन द आउटर कॉफिन टुट्स फेस वॉज गिल्डेड। जो सबसे बाहर वाला कॉफिन था, जो सबसे आउटर कॉफिन था 3 कॉफिन्स में से, उस पर टुट का फेस गिल्डेड था। गिल्डेड यानी पूरे सोने का बना हुआ था, पूरी सोने की परत चढ़ी हुई थी उनके फेस पे। इन द फर्स्ट कॉफिन ही फाउंड द गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव्स, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स। तो पहले वाले जो फर्स्ट वाला कॉफिन था उसमें क्या मिला उनको? लोटस पेटल्स मिले, कॉर्नफ्लावर्स मिले, ऑलिव लीव्स मिली, जो कि वहाँ पे उस वक्त उस समय में लोगों ने रखी होंगी उनकी फ्यूनररी प्रैक्टिस करने की। फ्यूनररी प्रैक्टिस यानी कि उनकी डेथ के वक्त जो सेरेमनीज होती है उस वक्त रखने के लिए। ही शोड दैट ही वॉज बरीड इन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल। तो ये जो सब चीज़ें मिली थी, यानी कि ऑलिव लीव्स मिली थी, विलोज मिले थे, गार्लैंड्स मिले थे, कॉर्नफ्लावर्स मिली थी, लोटस पेटल्स मिले थे, ये सब क्या बताता है? ये सब बताता है कि उनकी डेथ माइट भी मार्च या अप्रैल के किसी महीने में हुई होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस महीने में पाई जाती हैं? मार्च या अप्रैल। तो इससे ये पता लगा गया कि मार्च या अप्रैल में उनकी शायद डेथ हुई होगी। द थर्ड एंड फाइनल कॉफिन, जो सबसे तीसरा और आखिरी कॉफिन था, पुट कार्टर इनटू ट्रबल। उसने मेन कार्टर को बहुत ट्रबल में डाल दिया, मुश्किल में डाल दिया। क्यों मुश्किल में डाला? द रेजिन्स यूज्ड टू सीमेंट द टुट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन वाज हार्डेंड इनफ, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू मूव। तो रेजिन यानी वो चिपचिपा सब्सटेंस होता है जिससे उनकी बॉडी को पूरा ममिफाई किया गया था, जो बैंडेजेस जिससे चिपकाए गए थे, वो जो था वो टुट की बॉडी से और गोल्ड कॉफिन की ज़मीन से, फ्लोर से चिपक गया था और बहुत हार्डेंड हो गया था, यानी बहुत कड़क हो गया था और निकल नहीं पा रहा था। तो जो टुट की बॉडी थी वो बिल्कुल फिक्स हो गई थी और निकल नहीं पा रही थी। और यही ट्रबल किसको फेस करना पड़ा? मिस्टर हार्वर्ड कार्टर को। He put the coffin in the sun for several hours in hope for the resins to loosen up, but it didn't work. इन्होंने 149 डिग्री फ़ारेनहाइट में बाहर धूप में कड़कते सन में टुट की बॉडी को रख दिया। क्यों रख दिया? ये सोच के कि शायद जो रेजिन है वो थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा लूज होगा और बॉडी को फिर इजीली निकाला जा सकता है, क्योंकि खोलना पड़ेगा पूरी बॉडी को, क्योंकि सिटी स्कैन करना था। लेकिन जो बॉडी थी वो उसको इतनी धूप में रखने के बाद भी इट डिडंट वर्क, ये चीज़ काम नहीं आई। अभी भी उनकी बॉडी उतनी ही सख्त और हार्ड थी। Finally, he removed the resins with the help of a chisel and hammer. अब ये एक चीज़ काम नहीं आई सन में रखने वाली उनकी बॉडी को, तो उनको क्या करना पड़ा? उनको चिजल नाम का एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ा और हैमर यानी कि हथौड़ा यूज़ करना पड़ा, जिससे उन्होंने उनकी बॉडी को कुरेद के और उनके लिम्स यानी हाथ पैर सर काट के अलग करे, ताकि उनकी बॉडी को बाहर निकाला जा सके। तो ये उन्होंने यूज़ किया। क्यों यूज़ किया? ताकि किंग टुट की बॉडी को बाहर निकाला जा सके उस गोल्ड कॉफिन के। कार्टर फेल्ट ही डिडंट हैव एनी अदर चॉइस as to if he hadn't cut the mummy from the limb to limb। तो कार्टर ने बोला कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, उसको लिम्ब टू लिम्ब यानी हाथ पैर एक एक करके काट के निकालने पड़े उसको गोल्ड के कॉफिन से। और क्यों चॉइस नहीं थी? क्योंकि वो इतना हार्ड हो चुका था कि कितना भी फोर्स लगा लो वो बाहर नहीं निकल रही थी, वो वहीं पे सख्त हो गई थी बहुत। थीव्स वुड हैव लूटेड द गोल्ड, और उन्होंने वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जो लोग हैं, जो बड़े ऑफिशियल्स हैं इजिप्ट के, उन्होंने जब सवाल किया कि आपने ये क्यों काटा, लिम्ब टू लिम्ब क्यों काटा आपने उनकी बॉडी को, किंग की बॉडी को, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि अगर मैं नहीं काटूंगा तो चोर काटेंगे, यानी थीव्स कट करेंगे और उनकी बॉडी पे जितना भी गोल्ड है वो लूट के ले जाएंगे, इसलिए मैंने किया। His men first remove his head and then they cut off every joint. His men
यानी कि जो हावर्ड कार्टर के मेन थे, यानी कि जो उनके टीम के जो आदमी थे, वो भी गए थे उसके साथ हेल्प करने के लिए, बॉडी को निकालने के लिए। तो उनके मेन ने क्या किया, सबसे पहले उसका हेड निकाला, सबसे पहले सर निकाला, और फिर जितने जॉइंट्स हैं, यानी जितने बॉडी में आपके मेजर जॉइंट्स होते हैं, नी जॉइंट हो गए, एल्बो जॉइंट हो गए, इसको तोड़ के काट के बाहर निकाला। इस तरीके से पीस पीस करके उनकी बॉडी बाहर निकाली गई गोल्ड कॉफिन की। After removing the body parts, they placed it on the layer of sand in a wooden box and put it to the original place. फिर उन्होंने क्या किया, ये जो पूरे पार्ट्स निकाले और ज़मीन पे सैंड पे रख दिया और सारे बॉडी पार्ट्स को रीअसेंबल किया, यानी जोड़ जोड़ के रखा एक वुडन बॉक्स में। फिर इन 1968 द ममी वॉज एक्सरेड बाय एन एनाटॉमी प्रोफेसर रिवील्ड फ्यू फैक्ट्स। फिर 1968 में जो ममी थी, किंग टुट की जो बॉडी थी, उसका एक्सरेज लिए गए थे, काफ़ी सारे एक्सरे लिए गए थे, और उसमें पता चला कि जो एनाटॉमी प्रोफेसर है, यानी जो ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हैं प्रोफेसर्स, उन्होंने बताया कि उनकी बॉडी में ब्रेस्ट बोन और कुछ रिब्स जो हैं, उनके जो लंग्स को कवर करने वाली जो बोन्स होती है हमारे सामने, वो मिसिंग है, वो है ही नहीं। Later on January 5, 2009, Tut was taken for CT यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। फिर उनको 5 जनवरी को कहाँ लेके जाया गया, सॉरी 2009 नहीं है, दिस इज 2005। यहाँ पर इनको ले जाया गया कहाँ पे, सिटी स्कैन के लिए, यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी मशीन के लिए, ताकि उनके वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज लिए जा सकें, पूरी बॉडी के एक्सरेज लिए जा सकें। और वो जो एक्सरे इमेजेस हैं वो 3D इमेजेस होंगी, यानी 3 डायमेंशनल इमेजेस होंगी, जिसको हर व्यू से, टॉप, फ्रंट, बैक, साइडवेज, हर व्यू से देखा जाएगा। The night of the scan, the workman carried his body from the tomb in a box. अब जिस रात को, जिस नाइट को उनकी बॉडी का सिटी स्कैन होना था, तो वर्कमैन उनको उनके टूम से लेकर आए बाहर की तरफ। They climbed ramp and stairs and lifted it in the hydraulic trailer that held the scanner. तो ऐसा एक हाइड्रोलिक ट्रेलर था जिसको उन्होंने क्लाइंब किया, और ऊपर यहाँ पे जो थी वो मशीन, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट एक मशीन होती है जिसमें ऊपर क्लाइंब करके स्टेयर्स की मदद से जाना पड़ता है, और यहीं पे वो सिटी स्कैन की जो मशीन थी वो रखी हुई थी, जिसमें किंग टुट की बॉडी को स्कैन करना था। They climbed ramp and stairs and lifted it in hydraulic lift that held the scanner. तो यहीं पे उनका स्कैनर था जहाँ पे किंग टुट की बॉडी को रखा जाएगा और स्कैन किया जाएगा। The scanner stopped working, which paused the procedure. अब किंग टुट की बॉडी को डाल दिया स्कैनर में, प्रोसीजर था टोटल पूरे 3 आवर्स का था, पर बीच में ही जो स्कैनर था वो रुक गया। इतना महंगा स्कैनर रुक गया, क्यों रुक गया था, क्योंकि वो जो एरिया था वहाँ बहुत डस्ट थी, बहुत सैंड थी, रेगिस्तान है इजिप्ट, तो वहाँ पे पूरा सैंड था। तो वो जो सैंड इतनी तेज तेज चल रही थी, वो सैंड की वजह से जो कूलर था, जो फैंस थे मशीन के अंदर, सिटी स्कैन मशीन के अंदर, उसमें वो सैंड फंस गई और वो वहीं पे अटक गया और स्टॉप हो गया, और पूरा प्रोसीजर वापस वहीं रुक गया सिटी स्कैनिंग का। After using a pair of spare fans, the scan was finally done. फिर कुछ आदमी थे उनके टीम के, वो गए पास से ऑफिस से भागकर कुछ स्पेयर या एक्स्ट्रा वाइट कलर के फैंस लेके आए, और उन्होंने उन फैंस को उसकी जगह पे, मेन फैन की जगह फिक्स किया, और वो ऑन किया तो वो चल गया, और वापस से सिटी स्कैन का जो प्रोसीजर था कंटिन्यू किया गया, और फाइनली डन, खत्म किया गया पूरा प्रोसीजर। After 3 hours, his body was taken back into his tomb where his body is resting in peace. और 3 घंटे तक पूरा सिटी स्कैनिंग का जो इनका प्रोसीजर था वो चला, और उसके बाद फाइनली वापस उन्होंने अपने वर्कमैन को बोला कि उसी टूम में, वहीं पे जहाँ पे उनकी बॉडी ओरिजिनली रहती थी, वहीं पे रखो और वहीं पे उनको रेस्ट इन पीस करो, जैसे कई सालों पहले उनको वहाँ पे रखा गया था। तो दिस वॉज द एंड ऑफ द समरी, एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट कुछ गिव रीजंस करेंगे हम यहाँ पे। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है, किंग टुट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन या फिर एग्जामिनेशन। तो पहला उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया है कि किंग टुट की जो बॉडी है वो बार बार सब्जेक्ट हो रही है, यानी बार बार उसको स्क्रूटिनी कर रहे हैं। स्क्रूटिनी यानी उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे एग्जामिनेशंस कर रहे हैं, फिर सिटी स्कैन कर रहे हैं, फिर उसके एक्सरेज ले रहे हैं, बार बार उसकी बॉडी को ये सब कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं आप, उसका रीज़न दीजिए।
ये क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। तो रीजन ये है कि किंग टुट्स बॉडी हैज बीन रिपीटेड टू सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी बिकॉज ऑफ हिज हिस्ट्री, क्योंकि उसकी हिस्ट्री ऐसी है कि उसकी डेथ जो थी वो मिस्टीरियस थी, पता नहीं चला था कि उसकी डेथ कैसे हुई, और उसकी डेथ से उसका खानदान वहीं खत्म हो गया, उसकी डायनेस्टी वहीं फिनिश हो गई। तो इसी चीज़ को जानने के लिए, और जो उसकी बॉडी के साथ जो सारे ट्रेजर्स रखे गए थे उसको जानने के लिए उसकी बॉडी को रिपीटेड स्क्रूटनी कर रहे हैं, यानी स्टडी किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। The treasures which he was buried with and know the reason behind his death. तो उसकी डेथ का रहस्य जानने के लिए किया जा रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, हार्वर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिजेंटेड। हार्वर्ड कार्टर ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी 1922 में डिस्कवर किया, उसकी बॉडी को पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन को रिजेंट किया गया, यानी लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन के अगेंस्ट थे, खिलाफ थे। क्यों? तो हार्वर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिजेंटेड बिकॉज ऑफ हिज अनसाइंटिफिक मेथड्स टू कट ऑफ हिज बॉडी फ्रॉम द टूम। उन्होंने टूम से बॉडी निकालने के लिए उसकी बॉडी को कट किया, जो कि लोगों को पसंद नहीं आया, और इसीलिए उनकी इन्वेस्टिगेशन के लोग अगेंस्ट थे कि कट क्यों किया बॉडी को। He also focused more on Tut's wealth and less on to solve the mystery of Tut's life and death. और हार्वर्ड कार्टर ने ज़्यादा किस पे फोकस किया? ट्रेजर्स, जो खजाना था उनकी टुथ की बॉडी के साथ, उस पर ज़्यादा फोकस किया कि अरे गोल्ड का ये था, अरे ये था गोल्ड का, अरे एम्यूलेट्स थे, रिंग्स थी, नेकलेसेस थे, ये सब चीज़ें हैं, उस पर ज़्यादा फोकस किया, ना कि उसकी डेथ की, उसकी टुथ की जो लाइफ कैसी थी, उसकी मिस्ट्रीज पे, उस पर थोड़ा कम फोकस किया। इसीलिए लोगों ने रिजेंट किया, ने थोड़ा सा इस चीज के अगेंस्ट गए। टुट्स बॉडी वॉज बरीड अलोंग विथ गिल्डेड ट्रेजर्स। टुट की जो बॉडी थी उसको बरी किया गया, यानी उस जमाने में उस टाइम पे गाड़ा गया जमीन में विथ गिल्डेड ट्रेजर्स, यानी हीरे मोती सोना सब जड़ के डाला। तो क्यों उसकी बॉडी को इन सब ट्रेजर्स, इन सब खजाने के साथ बरी किया गया? तो Tut's body was buried along with gilded treasures as the ancient Egyptian royals were extremely wealthy. They also believed that the royalty would take all the treasures with them in their afterlife. तो इजिप्शियंस जो थे वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे और सोचते थे कि जो सोल है वो इस बॉडी से ट्रैवल होकर कहीं और जाएगी, जिस वजह से हम वो सारे रोज़मर्रा की चीज़ें और ट्रेजर्स जो होते हैं वो डाल दिए जाते थे उनकी बॉडी के साथ, इस उम्मीद से कि ये सारी चीज़ें उनकी आफ्टर लाइफ में जाएंगी उनकी सोल के साथ और वहाँ पर काम आएंगी। The boy king changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun. पहले टूटनखातन उनका नाम था और बाद में उसने चेंज करके अपना नाम रख दिया टूटनखामुन। उसने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया ऐसा, इसका रीजन हमें देना है। तो टूटनखामुन मीन्स लिविंग इमेज ऑफ आमुन। इसका मतलब क्या है टूटनखामुन का? लिविंग इमेज ऑफ आमुन। आमुन जो थे वो उनके मेजर गॉड थे, यानी उनके मेन भगवान थे। कहाँ पे? एंशंट इजिप्ट में। ओके। और जो आमेनहॉटेप III था उसने क्या किया था? ही स्मैश्ड एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल्स। तो आमेनहॉटेप III ने आमुन नाम के भगवान के सारे टेम्पल्स को बंद कर दिया और उनके इमेजेस को स्मैश कर दिया। लेटर टुट रिजॉर्टेड हिज टेम्पल्स एंड बिलीव्स बैक इन हिज एम्पायर। फिर बाद में जाके टुट ने अपने वही पुराने जो आमुन को पूजा करने की जो प्रैक्टिसेस थी और अपने पुराने कल्चर्स थे उनको वापस लाए। दैट इज वाई ही चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम टूटनखातन टू टूटनखामुन टू चूज हिज बिलीफ इन द गॉड। तो इसलिए उन्होंने अपना नाम टूटनखातन से टूटनखामुन कर दिया। क्यों? क्योंकि वो आमुन में ही बिलीव करने लगे, आमुन नाम के भगवान में बिलीव करने लगे और उसी तरह पूजा करने लगे जैसे उनके पुराने पूर्वज किया करते थे। सेकेंड क्वेश्चन, लिस्ट द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब Akhenaten एज वैकी। अब रे जॉनसन कौन थे? रे जॉनसन डायरेक्टर थे एक। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने आपको वो डीड्स बतानी, वो सारी चीज़ें बतानी है जो रे जॉनसन नाम के पर्सन ने डिस्क्राइब करी थी कि Akhenaten जो था वो वैकी था, यानी बहुत अजीब था, बहुत स्ट्रेंज था और अजीब अजीब स्ट्रेंज हरकतें की उसने। तो अकॉर्डिंग टू रे जॉनसन द Akhenaten वॉज वैकी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहला उसने चीज़ क्या करी थी? ही स्मैश्ड एंड क्लोज द आमुन्स इमेजेस। आमुन की जो इमेज थी, जो उनके भगवान की इमेजेस थी, सब खराब कर दी और उनके टेम्पल्स को उसने क्लोज कर दिया। ही वर्शिप्ड एटन द सन्स डिस्क। और उसने आमुन को हटा के एटन की वर्शिप करने लगा, यानी सन के डिस्क की। ही रिमूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ Akhenaten कॉल्ड अमारना। तो जो उनका रिलीजियस कैपिटल जहाँ पे था
थीब्स में, वो जगह उसने चेंज करके कहीं और जगह पे कर दिया जिसका नाम था अमारना। ही चेंज दिस नेम टू आखिनटिन, और उसने अपना नाम भी चेंज कर दिया, उसी भगवान के नाम के साथ रखा। तो ये सब चीज़ें उसने करी, और जिससे ये पता चलता है कि जो आखिनटिन था वो बहुत वैकी था, यानी बहुत अजीब था। उसने सब पुराने ट्रेडिशंस चेंज किए और ये सब चीज़ें उसने चेंज की। What were the results of the CT scan? अब जो किंग टुट की बॉडी के साथ जो CT स्कैन हुआ था उसके क्या रिजल्ट्स निकले? The results of the CT scan were astonishing, which were astonishing थे, यानी बहुत सरप्राइजिंग थे। 1700 डिजिटल एक्सरेज निकाले गए और बहुत पूरी क्रॉस सेक्शनिंग हुई, यानी हर जगह से इतना छोटा छोटा बॉडी का पार्ट का भी उनके क्या हुए, CT स्कैन हुआ और एक्सरे हुए। टू मेक द 3 डायमेंशनल इमेजेस, पूरी 3D इमेजेस बनी और जिसको हर एंगल से क्लियरली व्यू किया जा सकता था। अ ग्रे हेड अपीयर्ड ऑन एंड हिज नेक वर्टिब्रे वर शोन, तो एक ग्रे कलर का हेड और उसकी जो नेक की वर्टिब्रे जो बोन्स है वो उसमें दिखाई देने लगी। द इमेजेस ऑफ द हैंड, रिब केज एंड स्कल वर शोन विच वर सो क्लियर, बहुत सारी इमेजेस हैंड्स की, स्कल की, रिब केज की इमेजेस उसमें से निकली जो बिल्कुल क्लियर थी। नेक्स्ट, explain the statement king tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life। आपको ये जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन करना है कि जो किंग टुट की बॉडी थी वो फर्स्ट ममी थी स्कैन करने के लिए, डेथ में भी और लाइफ में भी। तो आंसर है टुट्स ममी वॉज द फर्स्ट ममी टू बी एक्सरेड इन 1968। 1968 में उनकी बॉडी का एक्सरे हुआ था। एंड लेटर इन 2005 द फर्स्ट टू बी स्कैंड थ्रू कंप्यूटिंग टोमोग्राफी यानी CT। The CT scan revealed the 3-dimensional images of his body which answered many questions। तो वो ये बोल रहे हैं कि जब किंग टुट था, जब वो जिंदा था तो वो अपने कंट्री के लोगों से सबसे आगे था, सबसे टॉप पे था क्योंकि किंग था। उसके बाद जब उसकी डेथ हुई तो डेथ में भी वो सबसे सारी ममीज में सबसे टॉप में था क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट ममी टू बी CT स्कैंड। तो वो जब जिंदा था तब भी सबसे ऊपर था और जब डेथ हुई उसके बाद भी सबसे टॉप पे रहा। नेक्स्ट, साइंटिफिक इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू अनअर्थ बरीड मिस्ट्रीज। अब यहाँ पे हमको कुछ फॉर एंड अगेंस्ट बताना है, यानी हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और हमें उस स्टेटमेंट का फॉर यानी बताना है कि इस स्टेटमेंट को फेवर करने के रीजंस कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, यानी कि सही बताना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें कुछ अगेंस्ट चीज़ें बतानी है, यानी कि इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट, जैसे डिबेट्स कैसे होते हैं फॉर एंड अगेंस्ट, आपको किसी चीज़ के फेवर में बोलना है और किसी चीज़ के अगेंस्ट में बोलना है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो साइंटिफिक इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू अनअर्थ द बरीड मिस्ट्रीज। यहाँ पे उन्होंने सिचुएशन दी है कि साइंटिफिक इंटरवेंशन यानी साइंस का इंटरवीन होना, यानी किसी भी प्रॉब्लम में घुसना या दखलंदाजी करना बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? ताकि बरीड मिस्ट्रीज, जो रहस्य बरी हो गए यानी कि लोगों की डेथ के साथ चले गए हैं, उनको ढूंढने के लिए बहुत ज़रूरी कि हमको साइंटिफिक इंटरवेंशन करना है, यानी साइंटिफिक चीज़ें और कॉन्सेप्ट्स लगानी है। तो फॉर यानी क्यों करना है ऐसा। To understand the mysteries and history of the past, it is necessary to unearth certain buried mysteries। तो past के बारे में कुछ चीज़ें निकालने के लिए, पता करने के लिए scientific mysteries, scientific intervention बहुत ज़रूरी है। It can help to get the answers to the questions and gives us the idea about past lives and how they used to live। तो हमको पता चल जाएगा कि वो लोग कैसे रहा करते थे, उनकी पास्ट लाइफ कैसे थी, उनकी डेथ कैसे थी, वो दिखते कैसे थे, ये सब हमको पता चल जाएगा। जैसे किंग टुट के केस में हमने किया CT स्कैन, ये एक साइंटिफिक चीज़ है, इसके थ्रू पास कराया तो हमको पता चला कि टुट के बारे में क्या था, वो कैसा दिखता था, किस एज में उसकी डेथ हुई थी, किस मंथ्स में उनकी डेथ हुई थी, ये सब चीज़ें हमको पता चली। कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे, उनको ये लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्यों लगता है? There is no doubt that scientific intervention can be useful, but it exploits with the valuable assets of the buried। वो कह रहे हैं कि मानते हैं कि ठीक है साइंटिफिक इंटरवेंशन ज़रूरी है मिस्ट्रीज निकालने के बारे में और चीज़ें पता करने के लिए पास्ट के बारे में, बट वो जो वैल्यूएबल एसेट्स हैं बरीड के साथ उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी जो चीज़ें उस बरीड इस डेड बॉडी के साथ लगी हुई हैं उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। We can utilize the money involved in the investigation of the mummies to help to develop the resources। ये जो पैसा जो साइंटिफिक इंटरवेंशन में लग रहा है, इस पैसे को वेस्ट ना करते हुए हमें ये पैसा कहाँ लगाना चाहिए?
इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ममीज़, ममीज़ के इन्वेस्टिगेशन में कि हमारी इजिप्ट में ममीज़ कितनी, काउंट करनी चाहिए कि कितनी ममीज़ है, ना कि हर ममी को निकाल के सिटी स्कैन करो फिर उसके बारे में पता लगाओ, तो ये इसमें बहुत सारा पैसा और टाइम वेस्ट होता है, इसलिए कुछ लोग इस चीज़ के अगेंस्ट हैं। सेकेंड क्वेश्चन, एडवांस टेक्नोलॉजी गिव्स अस कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द पास्ट इवेंट्स। जो एडवांस टेक्नोलॉजी आज के ज़माने की जो बहुत हाइपर टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी है, ये हमको पास्ट इवेंट्स के बारे में एविडेंस देती है, यानी कि प्रूफ दे देती है, हर चीज़ के बारे में पता करके हमको प्रूफ रख देती है हमारे सामने। तो जो लोग इसके फेवर में, जो फॉर में बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, विद द एडवांस टेक्नोलॉजी इट हेल्प्स अस टू नो अबाउट द पास्ट एंड दोज हु वर इन्वॉल्व। तो हमको पास्ट के बारे में पता चल जाता है, कोई भी हम एडवांस टेक्नोलॉजी लगाते हैं तो, और कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे वो भी हमें पता चलता है। सच एज थ्रू सिटी स्कैन इट वॉज पॉसिबल टू गेट एन आइडिया अबाउट किंग टुट एंड हिज बॉडी। तो जैसे हमने सिटी स्कैन किया तो हमको किंग टुट और उसकी बॉडी के बारे में पता चला कि कौन था, कैसा दिखता था, ये सब हमें पता चला। इट हेल्प टू सॉल्व मिस्ट्रीज अबाउट हिज डेथ, और कुछ मिस्ट्रीज भी, कुछ रहस्य भी सॉल्व करने में हमारी हेल्प हुई उसके डेथ के बारे में। इट प्रोवाइड्स डेटा फॉर फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, और ये फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन यानी क्राइम ब्रांच को भी बहुत सारा डेटा देता है ताकि वो भी उस डेटा के ऊपर स्टडी करें। थ्रू डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेट एंड टाइम ऑफ एन इवेंट अकर्ड इन द पास्ट कैन बी कैलकुलेटेड। अब पास्ट में कोई इवेंट हुआ है, कोई चीज़ हुआ है, तो इस एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से हम वो किस डेट पे हुआ है वो चीज़ पास्ट में, वो डेट पता लगा सकते हैं, किस टाइम पर हुआ है, हमको वो एक्यूरेट टाइम भी पता चल सकता है, और वो इवेंट अकर कब हुआ था, हुई कब थी ये चीज़, ये भी सब हमें पता चलेगा। अब कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं, यानी ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों पास्ट के बारे में एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके नहीं पता करना चाहिए। तो आफ्टर सिटी स्कैन रिजल्ट इमेजेस ऑफ टूथ स्टिल नो कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन। अब सिटी स्कैन हो गया टूथ का, सब कुछ उन्होंने किया, एक्सरे निकले, 1700 इमेजेस निकली, वो भी 3D इमेजेस थी, क्या कोई रिजल्ट निकला, क्या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ निकली, क्या पता लगा पाए वो लोग कि डेथ कैसे हुई थी, जो कि मेन क्वेश्चन था। तो वो यही बोल रहे हैं कि कोई रिजल्ट तो नहीं निकला ना, आपने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई, इतना पैसा खर्च किया, तो कोई रिजल्ट निकला, वो रिजल्ट वेस्ट था, फ्यूटाइल था। Instead of focusing and using the time and money on the past events, the government should focus on the present and future. पास्ट के बारे में पता करने से बेटर है कि जो गवर्नमेंट है हमारी, वो प्रेजेंट और आने वाले कल यानी फ्यूचर के बारे में फोकस करे। जो हो चुका है उसके बारे में फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ना कि उसके ऊपर टाइम और मनी वेस्ट करने की ज़रूरत है। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू एन एंड इन दिस चैप्टर। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। ये चैप्टर की समरी हमने कवर करी, क्वेश्चन एंड आंसर्स कवर करे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स और सारी पिक्चर्स को देखते हुए हम जो हम रीड कर रहे हैं और हिस्ट्री को रिलेट करते हुए हमने जो समझा, आई होप आपको समझ में आया। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय एंड थैंक यू।